बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कोई जल्दी से हम क्या करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपसे, और जो आपके एग्जाम में आपको एमसीक्यूज की शक्ल में देखने को मिल सकते हैं, तो उसको हम कवर करने जा रहे हैं आज की क्लास में। ना तो जनाब, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। समझाया था मैंने आपको, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट देते वक्त समझाया था। ड्राइंग का कॉन्सेप्ट देते वक्त समझाया था। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस जो है वो अपने ओनर से अलहदा है। किस सेंस में अलहदा है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, नो बेटा, ये लॉ वाली बात नहीं है, ये लॉ वाली बात नहीं है, ये लीगल पर्सन वाली बात नहीं है। ये बात सोल प्रोप्राइटर पे भी अप्लाई हो जाती है। मैं लीगल एंटिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। प्लीज डोंट मिक्स द कॉन्सेप्ट्स, जो बोला जाए उसको सुना करें प्लीज, ठीक है? लॉ की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो बिजनेस या अकाउंटिंग की, प्योर अकाउंटिंग की बात है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलहदा है अपने ऑनर से, मतलब बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस का एक्सपेंस है। अगर बिजनेस के पैसों से, अगर बिजनेस के पैसों से ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन होती है तो क्या उसको बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा? नो। तो इसका मतलब क्या है? अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है ऑनर के लिए बिजनेस के रिसोर्सेज से, तो उस ट्रांजैक्शन को आप ड्राइंग का नाम देंगे। तो ड्राइंग का कॉन्सेप्ट ही इसलिए अप्लाई किया जाता है। तो अगर पेपर में सवाल आता है आपके सामने कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आप ड्राइंग की एंट्री बनाते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस तरह बिजनेस के ऑनर के अपने पर्सनल रिसोर्सेज अलहदा हैं। क्या हम रेंट को इनकम मानते हैं बिजनेस की? क्या हमें रेंट को बिजनेस की इनकम मानना चाहिए? देखिए, दो बातें। रेंट बिजनेस की इनकम जब होता है जब बिजनेस के रिसोर्सेज से वो जनरेट हो। बिजनेस का प्लांट, बिजनेस का मशीनरी, बिजनेस की बिल्डिंग, जो बिजनेस का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, अगर वो रेंट जनरेट करके दे रहा है तो फिर वो रेंट इनकम है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि ऑनर अपनी किसी पर्सनल प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव करता है, तो वो एडिशनल कैपिटल है, वो बिजनेस की इनकम नहीं है। वजह क्या कहेंगे? इसकी वजह क्या होगी? वजह ये होगी कि ये रेंट बिजनेस के रिसोर्सेज ने जनरेट करके नहीं दिया। ये रेंट बिजनेस के रिसोर्सेज ने जनरेट करके नहीं दिया। तो ये फर्क करना सिखा दिया था मैंने बहुत पहले आपको, डे फर्स्ट शुरू में सिखा दिया था, लेकिन रिकॉल कर लेते हैं इसको। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ क्या है? द बिजनेस एंटिटी इज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस एक एंटिटी है जिसको हम अलहदा देखते हैं उसके ऑनर से, यानी बिजनेस की ट्रांजैक्शन अलहदा है, ऑनर की ट्रांजैक्शन अलहदा है। ये एविडेंस लिखा हुआ है। तो एविडेंस क्या लिखा हुआ है? पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ऑनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑनर की जो पर्सनल ट्रांजैक्शन होंगी, उसके घर के जो खर्चे होंगे, जो उसकी अपनी घर के रिसोर्सेज से हो रहे होंगे, उसका तो बिजनेस से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर उसके घर के खर्चे बिजनेस के रिसोर्सेज से हो रहे होंगे तो ड्राइंग कहलाएंगे, और अगर बिजनेस के खर्चे वो घर के रिसोर्सेज से करते तो एडिशनल कैपिटल। ये तीन बातें आप अपने ध्यान में रखिएगा, लाजमी याद रहेंगी बेटा। ओके नाउ, उसके बाद मॉनेटरी कन्वेंशन। ठीक है, हर चीज को हम अकाउंटिंग में पैसों में दिखाते हैं। एसेट दिखाएंगे तो मॉनेटरी टर्म्स में दिखाएंगे, भाई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने का? 10 लाख का। कितने का? 20 लाख का। डेटर दिखाएंगे तो मॉनेटरी में दिखाएंगे, बैंक बैलेंस, कैश, ठीक है जी, प्रीपेमेंट्स, हर चीज क्या है? मॉनेटरी टर्म। मतलब अकाउंटिंग करने के लिए आप जो वैल्यूज एक्सप्रेस करते हैं वो मॉनेटरी वैल्यूज होती हैं, ऐसा ही है, ठीक है जी। वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल नहीं होते हैं। इस तरह समझ लें इस बात को आप। तो मतलब क्या है? मॉनेटरी कन्वेंशन, all financial transactions are expressed
in monetary units such as rupees and पैसा. अगर पाकिस्तान में तो रुपीज है, पाकिस्तान से बाहर जाए डॉलर पाउंड, जिस कंट्री में आप हो उस कंट्री के हिसाब से. Business assets that cannot be quantified or expressed in monetary terms are not recorded in the books. यानी मतलब आप पढ़ते हैं ना, नंबर 1 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैपिटलाइज करने के लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना क्या हो, प्रोबेबल हो. और नंबर 2 उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती हो. ये दो कंडीशन अगर किसी भी कोई भी एसेट मीट कर जाएगा तो फिर हम उसको कैपिटलाइज करते हैं. तो वो कॉस्ट किस में मैंने कॉस्ट किस में कैलकुलेट होगी, इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट होगी ना बेटा. अच्छा जनाब, हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन. हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन मतलब एक ट्रेडिशन है कि हम एसेट अकाउंट में एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हैं और उसमें जो भी कंजम्पशन हुई होती है यूज होने की वजह से, टाइम गुजरने की वजह से, उसको हम एक और अकाउंट में दिखाते हैं. इस अकाउंट का नाम क्या होता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो एसेट अपने अकाउंट में अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होता है, उस कॉस्ट पर जिस पर हमने उसको इनिशियली कैपिटलाइज किया था, जिसमें एसेट की परचेज कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जवाब दें, ये तमाम चीजें क्या होती हैं, शामिल होती हैं. मैंने कहा था आप लोग FAR 1 वाला लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा जिसमें मैंने ये पूरी कॉस्ट क्या कहते हैं कैलकुलेशन समझाई हुई है. एक दफा उसको दोबारा जाते जाते रिव्यू कर लें, हो सकता है पेपर में देखने को मिले. Assets are shown in the balance sheet at their actual cost to the business or at value which is based upon historical cost. या तो एसेट अपनी कॉस्ट पर होगा या कॉस्ट में से accumulated डेप्शन लेस करने के बाद होगा. अगर लीज होल्ड लैंड, अगर लैंड है जमीन है, तो जमीन अगर फ्री होल्ड है तो फ्री होल्ड लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, वो कॉस्ट पे शो हो जाएगी. और अगर लीज होल्ड लैंड है जो डेप्रिशिएट होती है, फिर वो कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस करने के बाद शो. Asset bought are recorded at their cost values instead of their market or realizable value. ठीक है जी. इन्वेंट्री भी आमतौर पे किस पे शो होती है, कॉस्ट पे शो होती है. लेकिन इन्वेंट्री के लिए रूल क्या है कि अगर उसकी रिलाइजेबल वैल्यू जो क्या हो वो कॉस्ट से क्या हो, कम हो, तो फिर आप उसको कॉस्ट से हटाकर किस पे शो करते हैं, NRV पर. उसकी वजह इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रखने की वजह हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन्वेंट्री को NRV पे लाने की वजह जो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है. क्या है, प्रूडेंस. अभी प्रूडेंस आपके सामने आता है. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. ठीक है जी. कोई भी बिजनेस चलता है कभी ना खत्म होने के लिए. कोई बंदा कहता है यार ये मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, बस यार 3-4 साल करूंगा उसके बाद बिजनेस खत्म कर दूंगा. नहीं, हर किसी की नीयत होती है कितना कयामत उसका बिजनेस चलता है ना, ऐसा ही है ना. एवरी बिजनेस इज गोइंग कंसर्न मतलब हर बिजनेस गोइंग कंसर्न है फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर, जिसकी कोई हम हद मुकर्रर नहीं कर सकते कि वो कहाँ खत्म हो जाएगा. तो मतलब हम बोलते हैं यार ये चलता हुआ बिजनेस, हम नहीं बोलते चलता हुआ बिजनेस, ये चलता हुआ बिजनेस है, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना. तो बिजनेस चलता हुआ है मतलब चल रहा है, जारी हो सारी है, ऐसा ही है. तो एवरी बिजनेस इज गोइंग कंसर्न. तो अगर बिजनेस इज गोइंग कंसर्न होते हैं बेटा, तो उसमें क्या होता है कि हम ये बहस करते हैं कि हाँ इस बिजनेस के मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड्स होंगे. यस और नो बोलिए. अगर बिजनेस जारी और सारी रहेगा, बिजनेस चलता हुआ बिजनेस है, उसके खत्म होने के कोई इम्कानात दिखाई, तो बिजनेस चलेगा, अगले साल भी होगा इंशाल्लाह, उससे अगले साल भी होगा. तो फिर इसका मतलब क्या है, बिजनेस के पास एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड होंगे. तो जब बिजनेस के पास एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड होंगे तो फिर करंट और नॉन करंट की बहस होगी ना. लेकिन अगर मैं बोल दूं ये अगला साल बिजनेस का आखिरी साल है, तो फिर उसके बाद उससे अगला साल तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो फिर क्या करंट और नॉन करंट की कोई बहस हो सकती है? तो इसका मतलब क्या है, इफ बिजनेस इज नॉट गोइंग कंसर्न देन एवरी एसेट एंड लायबिलिटी बिकम्स व्हाट, करंट. फिर नॉन करंट और की बहस ही खत्म हो जाएगी ना. और अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहा, मतलब बिजनेस अब खत्म होने वाला है, बिकने वाला है, लिक्विडेट होने वाला है, तो फिर बिजनेस के तमाम और एसेट्स और लायबिलिटीज हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन से हट जाएंगे और किस पे आ जाएंगे, रिलायजेबल वैल्यूज पर. तो अगर एग्जामिनर पूछे वो कौन सी अजम्पशन है जिस अजम्पशन को फॉलो करते हुए हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन फॉलो करते हैं, तो जवाब होगा सर गोइंग कंसर्न. और वो कौन सी अजम्पशन है जिसके मतलब खत्म होने की वजह से, दूसरा सवाल, वो कौन सी अजम्पशन है जिसके खत्म होने की वजह से हम हिस्टोरिकल कॉस्ट से रिलायजेबल वैल्यू हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न. यानी गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर खत्म हो जाए
तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट में नहीं रहेंगे, बल्कि तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज जो होंगी वो रिलाइजेबल वैल्यूज पे देंगे. तो इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस will continue to operate for an indefinite period of time in a foreseeable future. Had this assumption not followed, the assets and liabilities would be on some other basis, such as liquidating or. तो अगर ये assumption follow ना की जाए तो एसिड और लायबिलिटी हिस्टोरिकल कॉस्ट से हटकर किस पे आ जाएंगी? रिलायबल वैल्यूज, रिलाइजेबल वैल्यूज पर, रिलाइजेबल वैल्यूज. बात समझ आती है बेटा? अकाउंटिंग पीरियड कन्वेंशन, क्या अकाउंटिंग पीरियड में कट ऑफ पॉइंट नहीं आएगा? कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पर आपने रुक कर अपनी परफॉर्मेंस क्या करनी है, मेजर करनी है. तो एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट हैव सम टाइम पीरियड. आप डिसाइड करें कि आपने अपनी परफॉर्मेंस कहाँ मेजर करनी है, क्वार्टरली करनी है, ईयरली करनी है. तो वो इंटरवल जिस पर रुक कर आपने अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं, वो टेंडेंसी जहां पर आपको रुकना है, या वो रिवायत जिसको आपने फॉलो करते हुए हर साल क्लोज करना है और अपने प्रॉफिट या लॉसेस वर्कआउट करने हैं अपनी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कन्वेंशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रोड्यूस एट ईयरली इंटरवल्स. यस और नो? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, आपने लॉ में बड़ा पढ़ा होगा. अकलमंद. अकलमंद वो होता है जो दूरअंदेश होता है. दूरअंदेशी वाला कौन से? दूरअंदेश मतलब आज बैठा हुआ मुस्तकबिल को देख रहा है. तो मतलब वो देख रहा है कि यार ये जो इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है, कल जब बेचूंगा तो नुकसान कर रही. तो फिर वो कल का नुकसान नहीं बोलता, वो आज का नुकसान है. ये प्रूडेंट पर्सन. वो मुस्तकबिल के होने वाले नुकसान को आज देख रहा है. वो नुकसान कल कंफर्म होगा लेकिन वो अवॉइड नहीं कर पाएगा. तो अगर वो लॉस अवॉइड नहीं कर पाएगा तो वो कल का लॉस नहीं, वो आज का लॉस है. ये सारी बातें आपको समझाइए. वो देखता है, उसको पता है प्रैक्टिस के थ्रू कि जितने भी मेरे क्लोजिंग डेटर्स होते हैं उसका 5% मुझे हर साल रिकवर नहीं होता, वैसे भी कुछ ना कुछ रिकवरी मेरी रही जाती है. तो वो प्रूडेंट बन के करता है, अपने डेटर के ऊपर आज ही प्रोविजन क्रिएट कर देता है ताकि वो लॉस अगले साल का लॉस ना बने बल्कि आज का लॉस बन जाए. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एनआरवी, लॉस, ये सब चीजें हम जिस कॉन्सेप्ट की वजह से वर्कआउट करते हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है. क्या ये बात समझ में आती है बेटा? तो एक्सपेंसेस should be recognized if they are likely to be occurred, whereas income when the right of receivable become. ये वैसे ये जो डेफिनेशन लिखी है ना यहाँ पर, ये किसकी? अक्रूवल बेस अकाउंटिंग की. अब मैं इसके बदले आपको लिखवा देता हूँ डेफिनेशन प्रूडेंस की. ठीक है जी, वो आप अपने पास क्या कर लें, नोट कर लें. ठीक है जी. डिग्री ऑफ कॉशन रिक्वायर्ड, डिग्री, इसको रिप्लेस कर दें बेटा. ये यहाँ पर ये अक्रूवल की डेफिनेशन है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ प्रूडेंस की डेफिनेशन. Degree of caution required, degree of caution required, degree of caution required, degree of caution required while reporting assets and liabilities, while reporting, ठीक है जी, while reporting assets and liabilities. लिखा यहां तक बेटा आप लोगों ने? डिग्री ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या है? एसेट और लायबिलिटीज को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट करने से पहले बहुत एहतियात की जरूरत है. कॉशन, कॉशन का मतलब क्या? एहतियात बरतें. ठीक है. जब सर आप बोले बाहर निकलने से पहले मास्क पहन लें, सैनिटाइज कर लें, है ना, ये एहतियात है ना. इस तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाने से पहले क्या करें? एहतियात करें. डिग्री ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड व्हाइल रिपोर्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ठीक है. नेवर ओवरस्टेट एंड अंडरस्टेट एसेट्स और लायबिलिटीज. ना अपने एसेट और लायबिलिटीज को ओवरस्टेट होने दें, ना अपने एसेट और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट होने दें. नेवर ओवरस्टेट एंड अंडरस्टेट एसेट्स और लायबिलिटीज. तो जरा सोचिए ना कि एक एसेट है, एक इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है लेकिन उसकी एनआरवी 90,000 रुपए. तो जरा बताओ ना, अगर आप उस इन्वेंट्री को रिपोर्ट कर देते हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, कितने पर? 1 लाख पर. और उसकी रिकवरेबल यानी जो उसकी रिकवरी है, जो उससे मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट है, वो 90,000 है. तो वो आप उसको अगर 1 लाख पे एसेट रिपोर्ट करते हो तो आप लोगों को ये शो कर रहे हो कि ये आपको 1 लाख का इकोनॉमिक बेनिफिट देगी. तो ये झूठ हो जाएगा. तो आपने अपनी इन्वेंट्री को, अपने एसेट को 10,000 से क्या किया हुआ? ओवर स्टेट किया. तो इस केस में आपको उसको 10,000 से कम करके एनआरवी पे रिपोर्ट करना होगा.
इस तरह सेम इज द केस विद डेटर का प्रोविजन। तो अब समझ जाओ जरा डेटर के प्रोविजन बनाने की वजह और एनआरवी लॉस की वजह जो है वो उसके पीछे जो मामला चल रहा है वो कौन सा है। ठीक है, तो stock is always valued at lower of cost and NRV. No income would be recognized on the basis of lottery ticket. ठीक है जी। अभी ये इजाफी बात देखी हुई, लेकिन मतलब क्या है, आप सिर्फ यह याद रखो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और एनआरवी लॉस की वजह जो है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। जी जनाब, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को सबको? बताइए बेटा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? उसके बाद क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं बेटा, किस नाम से? सेम ईयर रेवेन्यू शुड बी मैच विद सेम ईयर एक्सपेंस। ठीक है जी। तो जिस साल का रेवेन्यू उस साल के एक्सपेंसेस से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो इसके लिए हम अक्रूवल बेस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं और हम एडजस्टमेंट पास करते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस की। अगर प्री पेमेंट्स होती हैं तो हम अगले साल की पेमेंट को एक्सपेंस से निकाल देते हैं ताकि अगले साल की पेमेंट इस साल एक्सपेंस बन ना सके। ये सारी बातें आप जानते हैं। तो अक्रूड एक्सपेंस बनाने की वजह, प्रीपेड प्री पेमेंट्स एक्सपेंस में से रिवर्स करने की वजह, या कोई ऑलरेडी पेड प्रीपेड को एक्सपायर करने की वजह, ये सब उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। सेम ईयर रेवेन्यू शुड बी मैच विद सेम ईयर एक्सपेंस। Profit is determined by matching revenue for the period against the expenses incurred in earning that revenue. Revenue received and expenses paid that do not relate to the period are excluded from the financial statement. एक चीज आपने पे की है लेकिन वो इस अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग नहीं करती। अगर वो पिछले अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करती है तो वो लायबिलिटी से क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। वो अगले अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करती तो वो क्या बन जाएगी, प्री पेमेंट बन जाएगी। एक अमाउंट जो आपने इस साल रिसीव किया है वो पिछले साल का रिसीवेबल था, तो वो इस साल इनकम नहीं बनेगा, वो पिछले साल का रिसीवेबल से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। और अगर एक अमाउंट आपने रिसीव किया है जो अगले साल से बिलोंग करता है, अगले साल की इनकम है, तो फिर वो इस साल अनअर्न्ड बन जाएगा। इस साल हम उसको इनकम बनने नहीं देंगे। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जामिनेशन में इसका कोई ना कोई एमसीक्यू देखने को मिलने वाला है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एसेट्स की डेफिनेशन को पूरा कर देती है। A resource controlled by an entity as a result of past event from which future economic benefits are expected to flow to the entity. ये एसेट की डेफिनेशन याद है ना बेटा आप लोगों को? A resource controlled by an entity as a result of past event from which future economic benefits are expected to flow to the entity. A resource controlled by an entity as a result of past event from which future economic benefits are expected to flow to the entity. अगर आपको याद हो सारी बातें। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बाद मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एसेट की डेफिनेशन को क्वालिफाई करती हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट इतनी गैर अहम है कि अगर हम उस पूरी कॉस्ट को पहले साल क्या बना दें, एक्सपेंस बना दें, उसको कैपिटलाइज ना करें, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाला कौन होता है? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होता है? हर वो शख्स जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में क्या हो, इंटरेस्टेड हो। जैसे शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होगा, जवाब दें। जो मुस्तकबिल में आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा है, इन्वेस्टर, वो इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, आपका जिसने आपको उधार दिया है, गुड सप्लाई की है, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा, क्रेडिटर। बैंक्स जिसने आपको लोन देना है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देनी है, वो क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा। गवर्नमेंट जिसने आपसे क्या लेना है, टैक्स लेना है, वो आपके प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और आपके आउटपुट में, प्रोडक्ट में, कि भाई आप मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या 2 नंबर चीज या कोई ऐसी चीज जो सोसाइटी के लिए क्या हो, नुकसान दे हो। तो ये गवर्नमेंट का स्टेक है ओवरऑल। बाल तो मैंने आपके सामने एक स्टेक मतलब, तो स्टेक होल्डर्स जो होंगे, खासतौर पे कौन, शेयर होल्डर्स, उनके अगर हम किसी भी, देखो समझो एक प्लांट है 1 करोड़ का, तो अगर मैं 1 करोड़ के प्लांट को एक्सपेंस बना दूं पहले ही साल, तो क्या होगा, अगर मेरे रेवेन्यूज जो है 50, क्या कहते हैं, 50 लाख के हैं, तो और 1 करोड़ का मैं प्लांट क्या बना दूं, एक्सपेंस बना दूं, तो मुझे क्या हो जाएगा, 50 लाख का तो नुकसान हो जाएगा। सोचो जरा। तो भाई कभी भी हम ये बोलेंगे यार प्लांट की लाइफ जो है वो 1 साल से ज्यादा है, इसको हम कंज्यूम करते रहेंगे, रेवेन्यू जनरेट करते रहेंगे, तो प्लांट की कॉस्ट डायरेक्टली हरगिज हरगिज पहले साल एक्सपेंस बननी नहीं चाहिए, बल्कि प्लांट की कॉस्ट में हिस्सा निकलना चाहिए पर ईयर जो हमें वो फायदा दे रहा है, और उसको क्या होना चाहिए,
एक्सपेंस यानी डेप्रिशिएट होकर एक्सपेंस बनना चाहिए, यस और नो बोलिए सब लोग। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको मैं पहले साल ही एक्सपेंस बना दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रॉफिट्स को। अब जरा देखो, आपने एक स्टेपलर परचेज किया, जब आपने स्टेपलर परचेज किया तो स्टेपलर कितने का आया? 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, कितने का आया? लेकिन स्टेपलर की लाइफ भी मोर देन 1 ईयर है, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी मोर देन 1 ईयर है। सोचो, पता नहीं आपने बचपन में अपने स्कूल के जमाने में एक स्केल खरीदा हो, लोहे का स्केल, जो स्टील का स्केल होता है, ठीक है ना, या आपने एक स्टेपलर खरीदा हो अपने स्कूल के जमाने में, या आपने अपने स्कूल के जमाने में कोई परफोरेटर होल मशीन क्या की हो, परचेज की हो, वो आज तक चल रही होगी आपके पास, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट आपको आज भी मिल रहा है, यस और नो? उसकी लाइफ क्या है? 1 साल से ज्यादा है। तो वो इस आपका स्केल, वो आपका परफोरेटर, वो आपका कैलकुलेटर, वो आपका क्या कहते हैं जनाब, स्टेपलर, ये सब चीजें एसेट की डैशिंग पे पूरा उतर रही है, लेकिन की कॉस्ट जो है हमारे लिए गैर अहम है। क्या है? तो गैर अहम होने का मतलब क्या हुआ कि हम इनको डायरेक्टली क्या बना दें? एक्सपेंस बना दें। फ्री होल्ड लैंड कहां से आ गया बेटा हाजिक? अचानक से क्या हुआ? फ्री होल्ड लैंड बीच में कहां से आया? फ्री होल्ड लैंड क्या क्या है? जमीन है बेटा, जमीन एसेट है, उसको थोड़ी एक्सपेंस बनाएंगे। तुम कहां निकल जाते हो बेटा? तो अब कॉन्सेप्ट क्या है? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन शैल बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। ठीक है जी, लिखा हुआ क्या है? Which affects the decision of user of financial statement। ये जो स्टेक होल्डर थे इनको क्या बोलेंगे हम? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मतलब ऐसी तमाम चीजें जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को चेंज कर सकती हैं, वो आपके लिए क्या है? मटेरियल है। और ऐसी चीजें जिनसे इनका डिसीजन चेंज नहीं होता, वो क्या है? इममटेरियल है। ठीक है, अच्छा ना, उसके बाद although stapler does fulfill criteria to be recognized as asset, however due to have immaterial amount to be charged as an expense। ठीक है, सही है। उसके बाद क्या है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन इट इज अर्न। जब आपका राइट टू रिसीव क्या होता है? एस्टैब्लिश होता है। रेवेन्यू इज नॉट रिकॉग्नाइज व्हेन कोटेशन इज गिवन टू अ पोटेंशियल कस्टमर। आपको आपसे किसी ने पूछा ये कितने की चीज है, आपने बोला 100 रुपए की, चलो भाई, बोला आपने बोला अकाउंटेंट को 100 रुपए का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, नहीं भाई, उसने तो आपसे कोटेशन लिया, उसने तो आपसे सवाल पूछा एक चीज का, उसका जवाब दे दिया आपने। जब आपका राइट टू रिसीव क्या हो जाए? एस्टैब्लिश हो जाए, तो फिर आपको वो चीज क्या होगी? रियलाइज होगी। उसके बाद बिल्कुल जबरदस्त यार, गोविंदा ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट बोला है कि इसकी एग्जांपल सेल ऑन अप्रूवल है। तो सेल ऑन अप्रूवल में आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश नहीं हुआ होता, तो आप क्या कर सकते हैं? जब तक आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश ना हो जाए, जब तक कस्टमर गुड्स को अप्रूव ना कर दे, तो क्या करें? आप अपना क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ना करें। तो वो पूछे अगर कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी बिना पर हम सेल ऑन अप्रूवल के ऊपर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच बोले, झूठ ना बोले, जैसे हालात हो वैसे उनको मेकअप ना किया जाए। मेकअप मतलब उनकी शक्ल तब्दील, जिस तरह मेकअप करके शक्ल तब्दील की जाती है, इस तरह समझ लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी मेकअप किया जा सकता है, और ये मेकअप करने का आर्ट अकाउंटेंट के पास होता है। ठीक है जी, और फिर क्या कहते हैं, मेकअप उतारने का आर्ट भी जो है वो अकाउंटेंट के पास ही होता है कि असल चेहरा दिखा सके। बहरहाल, तो ट्रू एंड फेयर व्यू। Financial statements do not contain any material misstatement. All provision should be made at the best of their estimates। ठीक है जी, तो बताने का मतलब ये है, बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल ऐसी मिस स्टेटमेंट ना हो, कोई ऐसी गलत बयानी ना हो जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, लोगों लोगों जिससे लोगों की डिसीजन मेकिंग क्या हो? तब्दील हो। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो ना करें, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो ना करना जो है वो साथ साथ क्या करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू। जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की वैल्यू आपने कॉस्ट पे रख दी, हालांकि उसकी एनआरवी क्या है? लोअर है, तो वो
देखो आप मुझसे अगर बोलोगे एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट हम क्यों अप्लाई करते हैं, तो जवाब होगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर हम एनआरवी को कॉस्ट पे रखें, एनआरवी पे इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रखें, एनआरवी पे ना रखें लोअर होने के बावजूद, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगी वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रही होंगी। ठीक है जी। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू। कंसिस्टेंसी, क्या बेटा, कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी अप्लाइड ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। मतलब क्या है, या तो जैसे मिसाल के तौर पर आप अकाउंटिंग के अंदर देखो डेप्शन का मेथड चूज कर लो, तो आप एसेट को, किसी भी एक क्लास ऑफ एसेट को किसी एक मेथड से आप डेप्रिशिएट करो। फर्नीचर फिक्सचर्स को स्ट्रेट लाइन पे कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी को आरबीएम से कर रहे हो, सो ऑन, किसी भी एक तरीके से करते रहो, है ना। उसके बाद आप बात करो किस चीज की, तब आप इन्वेंट्री के लिए या तो फीफो इस्तेमाल करो या एफ को। ऐसा नहीं कुछ इन्वेंट्री फीफो पर, कुछ इन्वेंट्री एफ को पर, कंसिस्टेंटली अप्लाई करो किसी भी एक चीज को। ये भी नहीं हो सकता कि एक अकाउंटिंग पीरियड में फीफो इस्तेमाल किया, दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में एफ को, ऐसा भी नहीं हो सकता। कंसिस्टेंटली जो अप्लाई करो कंसिस्टेंटली करो। फिर फुल ईयर पॉलिसी या फ्रैक्शनल पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। सेल की कौन सी पॉलिसी, डिस्पैच पॉलिसी, कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। परचेज की कौन सी पॉलिसी, परचेज इज रिकॉर्डेड अर्लियर ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स और इनवॉइस, इस पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। मतलब कंसिस्टेंसी का ताल्लुक किस चीज से अगर सवाल है, जवाब होगा अकाउंटिंग पॉलिसी से सर। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी रूल्स होते हैं। ठीक है जी, रूल्स होते हैं, बेसिस ऑफ मेजरमेंट होते हैं। अगर कोई करना चाहे तो क्या होगा, वो जो करना चाहे तो उसके लिए IS 8 आएगा जिंदगी में, FAR 2 के अंदर पढ़ने को मिल जाएगा बेटा, टेंशन ना लो अभी तो। उसके बाद क्या है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये ऐसे जिस तरह आप देखो मेरी स्क्रीन पे देखो सब लोग, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ऐसे सब्सटेंस ओवर फॉर्म। यानी सब्सटेंस को ओवर करो किसके आगे, सब्सटेंस को आगे कर दो हमेशा किसके। ठीक है जी। ये समझो इस तरह कि दो दोस्त खड़े हैं ना, तो कोई सवाल होता है, तो एक दोस्त जो पीछे हट जाता है, दूसरा दोस्त खुद ब खुद आगे हो जाता है, मतलब सब्सटेंस को आगे कर दो। ठीक है ना। टीचर मतलब टीचर उससे सवाल कर लेता है, सवाल उससे पूछ लिया जाता है, बहरहाल। तो बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस को आगे कर दो फॉर्म के आगे। अब देखो क्यों ऐसा क्यों है, किसी भी ट्रांजैक्शन की दो फॉर्म हो सकती है। वन फॉर्म इज कॉल्ड लीगल फॉर्म, यहाँ फॉर्म का मतलब लीगल फॉर्म, द अदर फॉर्म इज कॉल्ड कमर्शियल सब्सटेंस। ठीक है बेटा। तो हम बोलेंगे when there is a difference between legal form of transaction and commercial substance। जब कभी आप मुख्तलिफ देखो किस चीज को, ट्रांजैक्शन की लीगल फॉर्म को और उसके कमर्शियल सब्सटेंस को, तो फिर आप लीगल फॉर्म को छोड़कर तरजीह दो किसको, कमर्शियल सब्सटेंस को। कमर्शियल सब्सटेंस शैल प्रीवेल ओवर लीगल फॉर्म when there is a difference between legal form of transaction and commercial substance shall prevail over legal form। When there is a difference between legal form of transaction and commercial substance shall prevail over legal form। याद रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं जनाब कि अगर आप एक गाड़ी लीज पे लेते हैं, तो लीज पे लेने की वजह से गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बैंक के पास होते हैं। गाड़ी का मालिक कौन है, बैंक के। आप खाली लीज पे लेके उसको यूज करते हो, आप उसका रेंट देते हो, यस और नो बोलिए। लेकिन आप गाड़ी को चला ऐसे रहे हो जैसे आप ही उसके मालिक हो। उसका रिस्क, उसका रिवॉर्ड, उसका क्या कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर उसको आप रेंट पे चला दो तो उससे मिलने वाला रेंट भी आपकी जेब में। अगर आप खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट कर दो तो उसका नुकसान भी आपके जिम्मे। ठीक है, यस और नो। तो अब सवाल क्या है, अब सवाल ये है, अब सवाल ये है, अब सवाल ये है कि लीगल फॉर्म ये कह रही है आपको, आपके एक कान में आकर, कि यार ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है, तुम इसके मालिक नहीं हो, ये तुम्हारा एसेट नहीं है। एक वसवसा। दूसरा, दूसरी बात आपके दिल में ये आ रही है कि यार गाड़ी तो तुम चला ऐसे रहे हो तो तुम्हारी अपनी हो, पेट्रोल भी तुम फिल करवा रहे हो, मतलब उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी तुम देख रहे हो। ठीक है, तमाम चीजें तुम देख रहे हो, यस और नो। तो अब एक बात, एक दिल दिल ये कह रहा है कि गाड़ी तुम्हारी है,
दिमाग ये कह रहा है कि यार कैसे तुम्हारी है, लीगल टाइटल तुम्हारे नाम पर नहीं है, तो अब तुम दिल की सुनो दिमाग की सुनो, तो कॉन्सेप्ट कहता है दिल की सुनो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। यानी कमर्शियल सब्सटेंस को तरजीह दो किसके मुकाबले में, लीगल फॉर्म के मुकाबले। तो ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर, ये लिख लो अपने पास, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दो। ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक रियलिटी, इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं। ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक रियलिटी, नॉट ऑन देयर लीगल फॉर्म। Transactions should be recorded according to their economic reality, not on their legal form. Transactions should be recorded according to their economic reality, not on their legal form. Transactions should be recorded according to their economic reality, not on their legal form. If there is a difference between legal form of a transaction, if there is a difference between legal form of transaction and commercial substance shall prevail over legal form. If there is a difference between legal form of transaction and commercial substance shall prevail over legal form. तो आप बोलते हैं एसिड की डेफिनेशन क्या है, कमर्शियल सब्सटेंस शैल प्रीवेल ओवर लीगल फॉर्म। आप बोलते हैं रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी, ये एसिड की डेफिनेशन है, रिसोर्स ओन बाय एंटिटी डेफिनेशन नहीं है। यानी एसिड्स के लिए कंट्रोल होना जरूरी है, इकोनॉमिक रियलिटी सब्सटेंस फॉर्म होना जरूरी है, ऑनरशिप होना जरूरी नहीं है। तो आप एसिड लीज होल्ड एसिड को भी आप अपना एसिड मान लेते हो, भले आप उसको ओन नहीं करते, क्योंकि उसका कंट्रोल क्या होता है आपके पास होता है। तो मतलब एसिड होने के लिए कंट्रोल होना जरूरी है, ऑनरशिप होना जरूरी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कंट्रोल के पीछे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, हमेशा सब्सटेंस को तरजीह दो किस पर, फॉर्म पर। तो ये सारी बुनियादी बातें मैंने आपसे कर दी, एक बेसिक थ्योरी आपके सामने रख दी। इसके अलावा क्या क्या थ्योरी आ सकती है वो आप जहन में रख लें। नंबर 1, अगर सवाल आता है पेपर के अंदर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। तो एसेट्स क्या थे, रिसोर्स कंट्रोल बाय एन एंटिटी as a result of past event from which future economic benefits are expected to flow to the entity. ठीक है। उसके बाद liabilities क्या थी, present obligation as a result of past obligating event, the settlement of which results in outflow of economic resources. Equity क्या थी, residual interest after deducting all liabilities from assets. और उसके बाद रेवेन्यूज क्या थे, ग्रोस इनफ्लोज जनरेटेड बाय इकोनॉमिक रिसोर्सेस। और एक्सपेंसेस क्या थे, ग्रॉस आउटफ्लोज इनकर्ड टू जनरेट इनफ्लोज फ्रॉम रिसोर्सेस। ठीक है जी। ये तमाम बातें आपको पढ़ाई हुई है, शुरू वाले एरिया में आपके रजिस्टर में लिखी हुई होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद अगर सवाल आता है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो कंपोनेंट कितने हैं, 5 हैं। ये भी या सवाल आता है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये क्या है भाई, ये भी 5 ही है। बताइए ये 5 कौन से हैं, बोलिए। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, एंड नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, एंड नंबर 5 नोट्स टू द अकाउंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमने। उसके बाद एक और चीज आती है बेसिस ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इस पे मैं एक बात करता हूं 5 मिनट बाद आप लोगों से।
ठीक है जी। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन 15 दिख रहा होगा, मैं उसके ऊपर बात कर लूं पहले, लेकिन उसको उसको डील करने से पहले मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट रखूं कि एक कॉन्सेप्ट कहलाता है, उसको आप लिखें अपने पास, बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं इसको? बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बेसिस ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो हम बोलते हैं देयर आर 4 बेसिस ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नंबर 1, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी। नंबर 2, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नंबर 3, करंट कॉस्ट। ठीक है, और नंबर 4, प्रेजेंट वैल्यू। तो किसी भी एसेट या लायबिलिटी को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 4 तरीकों से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डिफरेंट हालात के अंदर। ठीक है, तो अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन खत्म हो जाए तो हम कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। भी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि नहीं की, आपसे बताइए। सही है। हाँ, एनआर इन्वेंट्री के लिए हम गोइंग कंसर्न होते हुए भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाला अजम्पशन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि IS2 ऐसा कहता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर। लेकिन वो पार्टिकुलरली इन्वेंट्री के लिए। अच्छा, ओवरऑल हम बात करते हैं बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। किसी भी एसेट लायबिलिटी को इन 4 में से किसी एक तरीके से मेजर किया जा सकता है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट अभी आपके सामने आया कि एसेट अपनी बुक्स में शो होगा अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर या वैल्यू बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेते हैं, आपने एक एसी परचेज किया मार्केट से, फॉर एग्जांपल 45,000 रुपए का। उसके ऊपर आपने 500 रुपए दिए डिलीवरी चार्जेस, और 4,500 रुपए की हो गई उसके ऊपर इंस्टॉलेशन, उसकी वायरिंग, साइट प्रिपरेशन, ये सारा खर्चा हो गया। तो कुल मिलाकर लगकर चलती हुई कंडीशन में आपको कितने का पड़ा? 50,000 का। उसके अवेलेबल फॉर यूज होने के बाद उसकी जो भी कॉस्ट होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट, वो चार्ज होगी प्रॉफिट एंड। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन 50,000 को अब मैं क्या बोलूं? व्हाट इज 50,000? हम बोलेंगे 50,000 इज व्हाट? हिस्टोरिकल कॉस्ट। यस और नो? 50 कॉस्ट को क्या बोलेंगे? हम हिस्टोरिकल कॉस्ट। सही है बेटा, बात समझ में आती है? अच्छा, आपने एसेट 50,000 पे कैपिटलाइज कर दिया अगर आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद आपने इसको 50,000 डिवाइड बाय 5, 10,000 से डेप्रिशिएट कर दिया। तो अगर आपने इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट किया पहले साल के एंड पर, तो 40,000 पे रिपोर्ट किया। 40,000 वो वैल्यू है जो कॉस्ट पे बेस करती है। कॉस्ट 50,000 लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000, WDV 40,000। क्या कहते हो? ऐसा है कि नहीं? तो अब तक आप सारे एसेट्स को कौन से कॉन्सेप्ट के तहत रिपोर्ट करते हुए आए हो? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या ख्याल है? एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट आपने कहाँ देखा है? सिर्फ इन्वेंट्री के। लेकिन क्या ये हो सकता है कि एक साल बाद मैं इस एसेट को बेचना चाहूं, या मैं मालूम करूं यार अगर मैं एक साल इस्तेमाल शुदा एसेट को, नहीं एक साल इस्तेमाल शुदा एसी को, जो कि मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इसको मार्केट में अगर मैं बेच दूं कितना पैसा मिलेगा?
ये मालूम हो सकता है? यानी मतलब 1 साल यूज एसी मार्केट में कितने का मिल जाएगा, कितने का बिक जाएगा, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये मालूम हो सकता है। और वो बेचने के लिए मुझे किसी को कमीशन वगैरह देना पड़ सकता है। तो मतलब क्या हुआ, वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, यस और नो बोलिए। तो मैं उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसको बोलूंगा फेयर मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 1 साल पुराने एसी की फेयर वैल्यू वैल्यू कितनी होगी भाई, सोचिए। अब आपके पास तो इंस्टॉल हुआ है ना, आपको उसको निकलवाना पड़ेगा, उसके बाद निकलवाने के बाद मार्केट में बेचना पड़ेगा, तो निकलवाने की कॉस्ट भी होगी, फिर उसके बाद मार्केट में जो बेचने के लिए भी कुछ हो सकता है, कोई कमीशन देना पड़ेगा किसी को 500 रुपए। तो फर्ज कर लो भाई ये एसी मार्केट में आपका बिक सकता है 38,000 का फॉर एग्जाम्पल, 1 साल इस्तेमाल हुआ, और इसको बेचने के लिए आपको फर्दर कॉस्ट खर्च करनी है कितनी, 3,000 रुपये। तो आपकी जेब में नेट कितना आएगा, 35,000 रुपये। तो वो एसी जो करंट कॉस्ट के लिहाज से, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट के लिहाज से आपकी बुक्स में कितने का है, 40,000 का कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, वो अगर आ जाए आज अपनी बुक्स में किस पर, एनआरवी पर, तो वो कितने पे शो होगा, 35,000 पर, कि आज उसकी एनआरवी कितनी है, 35,000, आज उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 35,000। इस तरह समझ लें आप, ठीक है। करंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, करंट कॉस्ट ये है कि आज मेरे पास तो एक एसेट 1 साल पुराना है, ठीक है जी, लेकिन अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और एग्जांपल को थोड़ा मैं एग्जिजरेट करूंगा, मतलब मैं कीमतें डबल कर दूंगा समझाने के लिए। जो चीज मैंने 1 साल पहले 50,000 की खरीदी, आज वो मार्केट में 1 लाख की बिक रही है, यानी 1 साल में क्या हो गई, कीमतें डबल हो गई। तो हम ये शो करेंगे जनाब करंट कॉस्ट के अंदर कि जो चीज मैंने 50,000 की खरीदी, ऐसा ही ऐसी आज मार्केट में नया कितने का मिल रहा है। तो मैं अपने एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट से हटाकर किस पे ले आता हूं, करंट कॉस्ट पर। तो अगर मैं उस 50,000 वाले एसी की कॉस्ट क्या दिखाता हूं अपनी बुक्स में, 1 लाख रुपए, जो कि करंट कॉस्ट है, तो फिर मैं कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूँ, करंट कॉस्ट। लेकिन जाहिर सी बात है मेरा एसेट तो पुराना है 1 साल, तो फिर अगर मैंने अपनी एसेट की कॉस्ट डबल की है तो मुझे उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी डबल करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैंने अपनी कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, तो फिर जो उसकी मौजूदा एक्यूमुलेटेड 10 से वो क्या जाएगी, 20 जाएगी, और मेरी बुक्स में डब्ल्यूडीवी कितनी आएगी, 80,000 रुपए। कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं? अच्छा, ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए बेटा आप लोगों को। और अभी ये आखिरी कॉन्सेप्ट, इसका नाम क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। अब ये प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट ये कि आप एसी खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में। एक बंदा आपको किस्तें बना के दे देता है, सही है, वो बनाता है 10-10 हजार रुपए की 6 किस्तें, तो कुल मिला के आप कितनी रकम दे रहे हैं, 60,000 रुपए। लेकिन अगर आप वही एसी खरीदें कितने का, कैश में, तो कितने का मिलेगा आपको, 50,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल। सही है ना, यस और नो बोलो। तो अब सवाल यह है कि आप एसी को 60,000 पे कैपिटलाइज करोगे आज अपनी बुक्स में, या 50,000 पर। जवाब क्या होगा, जहां भी एन्युटी आएगी, जहां भी फ्यूचर वैल्यू आएगी, उसकी आपको निकालनी पड़ेगी डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू। क्या आपने क्यूएमटी में कैश प्राइस वाला कॉन्सेप्ट नहीं सीखा? तो कैश प्राइस जो होती है वो आज की हिस्टोरिकल कॉस्ट के क्या होती है, बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट वाले केस में, और यहाँ पर जहां पर उधार आ रहा होगा किसी चीज की पेमेंट, अगर हम फ्यूचर में कर रहे होंगे और उसको हम खरीद आज रहे होंगे हैं, तो उसको हम कैपिटलाइज करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू पर, अगर उसका फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस मटीरियल है। क्या है, मटीरियल है। मटीरियल मतलब दरमियान में इंटरेस्ट की क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका मतलब क्या है, आप निकालेंगे उस 60,000 की प्रेजेंट वैल्यू, और आप उस प्रेजेंट वैल्यू पे एसेट क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो ये चारों कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रख दिए हैं बेटा। अब अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट उससे बना कि नहीं बना, तो आप ये क्वेश्चन रीड करके देखें। फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इधर आ जाओ। For measuring value of motor vehicle in the financial statement of a company is considering the following alternatives.
वैल्यू द मोटर व्हीकल एट 864,000 बेस्ड ऑन द सेल प्राइस ऑफ सिमिलर मोटर व्हीकल इफ सोल्ड टुडे। यानी आज जिस हालत में आपके पास व्हीकल है उस हालत में अगर इसको आप मार्केट में बेचें तो बेच के जो रकम मिलेगी वो इतनी है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? नॉट करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट तो नए की होती है ना, हमने बोला आज जिस हालत में। देखो एनआरवी, वेरी गुड, जबरदस्त। नेट, देखिए प्रेजेंट वैल्यू में तो डिस्काउंटिंग आएगी ना। आप प्रेजेंट वैल्यू बोल रहे हैं, आप सोच नहीं रहे। प्रेजेंट वैल्यू में तो डिस्काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना कि डिस्काउंटिंग की आपने। ठीक है, बस आप इस तरफ से आपके घर में जो सामान रखा हुआ है, फर्नीचर रखा हुआ है, क्या कहते हैं, एसी रखा हुआ है, ये अगर आप मार्केट में जाके बेच दें तो बेचकर जो वैल्यू मिलेगी वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, जैसी हालत में रखा हुआ है। करेक्ट। अच्छा, वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल एट रुपीज 1,235,000 बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द मोटर व्हीकल व्हेन परचेज्ड 2 years ago। आपने मोटर व्हीकल को 12,35,000 पे वैल्यू किया हुआ है उस कॉस्ट पर जो आपने 2 साल पहले खर्च की थी। तो 2 साल पहले वाली कॉस्ट पर आज भी एसेट कैपिटलाइज है। कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनली एसेट जिस कॉस्ट पे क्या हुआ था, कैपिटलाइज हुआ था, हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना ये, जो अभी एग्जांपल दी मैंने। वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल एट रुपीज 1,481,000 बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ सिमिलर मोटर व्हीकल इफ परचेज टुडे। अगर आप इस मोटर व्हीकल जैसा नया मोटर व्हीकल मार्केट से परचेज करेंगे तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? 1 million। तो अगर आप अपने मोटर व्हीकल को इस वैल्यू पर रिप्रेजेंट करते तो मतलब क्या होगा? ये करंट कॉस्ट है। क्या है? इस जैसा नया कितने का मिलेगा मार्केट में? देखो तीन बातें, इस जैसा पुराना कितने का मिलेगा मार्केट में, क्या बोलेंगे इसको हम? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इस जैसा नया कितने का मिलेगा? करंट कॉस्ट। ये हमने कितने का खरीदा था? हिस्टोरिकल कॉस्ट। और अगर ये उधार पे खरीदा था तो जो रकम हम दे रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? बस इतनी सी बात है। तो जो एसेट आपके पास है इसको अगर आज की डेट पे बेचे तो बेच के जो मिलेगा, इस जैसा पुराना कितने का मिलेगा मार्केट से, इसको क्या बोलेंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इस जैसा नया कितने का मिलेगा? करंट कॉस्ट। ये जो मौजूदा एसेट है कितने का परचेज किया था? हिस्टोरिकल कॉस्ट। और अगर उधार पे खरीदा था तो जो पेमेंट हम कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अगर अगर क्रेडिट टर्म जो है वो मटेरियल है तो उम्मीद है अब तो आप क्या कर लें बराए मेहरबानी। ठीक है, वैल्यू द मोटर व्हीकल एट रुपीज 800,000 एट विच प्राइस मोटर व्हीकल डीलर इज विलिंग टू परचेज। ठीक है जी, मोटर व्हीकल वैल्यू करें कितने पर? 8 लाख पर, जिस पर मोटर व्हीकल डीलर जो है इसको खरीदने के लिए आप क्या है, रेडी है। तो ये भी आपके पास एक तरीके से क्या है, नेटलाइजेबल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, एनआरवी वाला। तो रिक्वायर्ड क्या था? आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मोटर व्हीकल इन ईच ऑफ द अबव केसेस। ठीक है ना। तो ये आपके सामने है जनाब, मैंने आपके सामने बुनियादी सारी बातें रख दी हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स। अब आप देख लें इन तमाम चीजों को, बाकी कोई और थ्योरेटिकल पॉइंट तो बता दें। अब अगर आप बोलते हैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन तो मैं कोई डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कर दूं, आप बोलते हैं। और अगर आप बोलते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप लगा दें। तो मैं इसके अंदर फिर थोड़ा सा क्या कर दूं, इसको अपडेट कर दूं। अगर कोई इसको रिकॉल करना चाहे यूट्यूब से तो मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड कर देता हूँ।